परंपराएं किसी स्थान, किसी भौगोलिक क्षेत्र से मिलकर के अपना निर्माण करती हैं और इन परंपराओं से संस्कृति का विकास होता है और उन संस्कृति से पल बढ़ करके उस पालने में खेल करके वहाँ के रहने वाले लोगों का जो वैचारिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास होता है वह उस भौगोलिक क्षेत्र या उन व्यक्तियों को जो वहाँ पर रहते हैं उनकी परंपराओं का रूप धारण कर लेती हैं। तो जहाँ से परंपराएं शुरू होती हैं दोबारा उन्हीं परंपराओं को लोग लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं और ये परंपराएं जो होती हैं पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं, पूरे संसार पर एक गहरी छाप छोड़ती हैं। चाहे वह परंपराएं दुनिया के किसी कोने में स्थापित किसी भी जनसंख्या या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसी ही परंपराओं के बारे में, ऐसी ही अपनी अकूत और अमूल्य धरोहर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे रविवार की इस चर्चा में, जिसका टॉपिक है वैश्विक सौम्य शक्ति भारत। वैश्विक सौम्य शक्ति भारत वाकई कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया। यदि इसे हम अंग्रेजी में अनुवादित करें तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडिया हम कह सकते हैं। इंडिया मतलब हमारा भारत, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में भी लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो हम जब अपने भारत की परंपराओं की बात करते हैं तो हम वेदों से प्रारंभ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। हमारे वेद हैं, चाहे उपनिषद रहे हों या बाद के पुराण रहे हों, वहाँ पर पूरी धरती को, पूरी संस्कृति को एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है यह हमारे ही संस्कार से पूरी दुनिया में फैली है और हम पूरी विश्व में एकता की बात करते हैं। और आज जो वर्तमान परिस्थितियां रही हों या हमारा इतिहास रहा हो, आप जाएं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बातों से यदि आप जोड़ें तो आप पाएंगे कि भारत से निकले हुए जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें दुनिया के कोने कोने में जाकर के सत्य अहिंसा का जो प्रचार किया उसका बड़ा गहरा प्रभाव आज भी विश्व पर दृष्टिगत है या दृष्टिगोचर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चाणक्य की नीतियाँ रही हों जिसे हम कूटनीति कहते हैं, उसका भी कहीं न कहीं यह प्रभाव रहा है कि भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस प्रकार की पूरी दुनिया में नेतृत्व करना होगा और पूरी दुनिया को बताना होगा कि हम क्यों विश्व में शांति, एकता, एकजुटता और भाईचारे की बात करते हैं। उसके बाद सम्राट अशोक रहे हों जिन्हें महान एम्परर कहा सकते हैं, उन्होंने भी शुरुआती जीवन में भले कुछ हिंसात्मक कार्रवाइयाँ की हों, कार्य किए हों, लेकिन बाद में उन्हें पूरे विश्व में अहिंसा का ही प्रचार किया है। या फिर उसके बाद हर्षवर्धन रहे हो, हाँ मध्यकाल में कुछ आक्रांताओं ने, आताताइयों ने इस देश पे कब्जा किया, इस देश पे शासन किया, लेकिन वह भी इस मिट्टी में रच बस गए और यहाँ के संस्कारों को काफ़ी हद तक उन्हें समाहित करना पड़ गया। लेकिन जो इस मिट्टी में नहीं ढल पाए उन्हें टिकने का मौका भी इस मिट्टी ने नहीं दिया। हम आपसी फूट, आपसी वैमनस्य के कारण हजारों वर्ष तक गुलाम अवश्य रहे, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, जो हमारी एकजुटता और समाहित करने की जो संस्कृति थी, वह कभी समाप्त नहीं हुई, सदैव अक्षुण्ण रही। तो इन प्रकार के जब हमारा देश एक लंबी गुलामी के बाद 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो इस मुल्क को एक नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए जो संविधान का गठन किया जाता है, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि आज से 2 दिन बाद ही हम उस गणतंत्र को पूरी दुनिया के सामने एक जश्न के रूप में, एक परेड के रूप में, एक मिलिट्री परेड के रूप में अपनी ताकत को भी दिखाएंगे कि हम ताकत में भी कम नहीं हैं, हम साहस में भी कम नहीं हैं, फिर भी हम शांति की बात करते हैं। जैसा कि दिनकर जी ने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो हम दांत वाले इस प्रकार के भुजंग हैं जो कि डसने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन हम उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। हम दुनिया में शांति, व्यवस्था और साथ ही साथ भाईचारे के पक्षधर हैं और इसका हमें फ़ायदा भी मिलता है। आज वैश्विक स्तर पर जब आप नज़रें उठाते हैं, नज़रें इनायत करते हैं, तो इसका बहुत बेहतरीन नतीजा आप पाते हैं। जिस प्रकार से सूरीनाम में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा में, हमारी देव भाषा में
शपथ ली वो हमारी सॉफ्ट पावर ही, हमारी सौम्य शक्ति ही है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में जो हाल ही में अभी पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद वहाँ के 2 सांसदों ने देव भाषा संस्कृत में शपथ ली। और वर्तमान की बात करें, अभी 20 जनवरी की बात है, कमला हैरिस भारतीय मूल की ऐसी महिला है, ऐसी ओजस्वी, ऐसी महिलावादी या नारीवादी नेतृत्व करता है, मुखर नेतृत्व करता है, जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि वो भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, बल्कि मुझे कहने में फ़ख्र हो रहा है कि अमेरिका के 231 साल 231 ईयर्स की डेमोक्रेसी में वह पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। और अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पास काफ़ी पावर है जो कि वहाँ का संविधान उन्हें प्रदान करता है। तो इस संवैधानिक पद पर पहुँचना हमारी सॉफ्ट पावर की मजबूती को दिखाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सत्य नडेला, ऐसे लोग जो कि सुंदर पिचाई, और साथ ही साथ आप नासा में चले जाइए तो वहाँ पर 39% से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। नासा की दुनिया की जो कि सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, यह भी हमारी सॉफ्ट पावर का नतीजा है, हमारी सॉफ्ट पावर का बजता हुआ डंका है। वर्तमान में यदि हम देखें तो अन्य देशों में भी हमारी सॉफ्ट पावर की सराहना की जाती है, खुले मन से उनका स्वागत भी किया जाता है। ब्राज़ील की मैं बात करना चाहूँगा। ब्राज़ील चीन के साथ कॉपरेशन में सैटेलाइट लॉन्च करता था अभी पिछले वर्षों तक, लेकिन वर्तमान में इस वर्ष 2020-21 में क्या हुआ, उसने अपने जो सबसे अमूल्य, सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाईटेक सैटेलाइट को जो लॉन्च करने की बात आई तो उन्हें उस इसरो को चुना। यह भी हमारी सॉफ्ट पावर की एक क्षमता है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश आप कह सकते हैं जो क्वाड का सदस्य भी है। क्वाड जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आपस में मिलजुल करके एक सैन्य गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं हम ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं। इस प्रकार से हम एक ऐसा बैलेंस बना के चलते हैं कि हम पूरी दुनिया के उन जगहों पे अपनी मान्यता स्थापित कर ले जाते हैं जहां पर हमारी आवश्यकता होती है। और कहाँ अछूता है आपका ब्रिटेन, वहाँ के मंत्रिमंडल में देखिए भारतीयों की भरमार है। साथ ही साथ जो बाइडेन का जो वर्तमान मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मंत्रिमंडल जो उनके सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीज जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उसमें 20 से ज़्यादा भारतीय हैं, जिसमें से 13 हमारी महिलाएं हैं, हमारी भगिनियां हैं, हमारी बहनें हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार से विश्व में अपना डंका बजाया है, हमें समझना होगा कि हमारी ताकत क्या है, हमारी मजबूती क्या है। आज वर्तमान में जब पूरी दुनिया में चीन की कुरीतियों की वजह से, चीन के, मैं ये क्यों ना कहूँ, उसके जानबूझ के चीनीज वायरस जो पूरी दुनिया में फैलाए गए, जिससे करोड़ों लोग मारे गए, लगभग 5 लाख से ज़्यादा अमेरिकी मौत की नींद सो गए और 1 लाख से ज़्यादा भारतीयों को भी मौत से बच नहीं पाए। तो जहाँ पर चाइना जैसे देश ने पूरी दुनिया के लिए एक इस प्रकार का कार्य किया कि पूरी दुनिया उसे थू कर रही है, वहीं हमने क्या किया, हमने वैक्सीन ला करके पूरी दुनिया को यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि हर गरीब से गरीब देश, हर कमज़ोर से कमज़ोर देश में हम जहाँ तक संभव होगा वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। अभी कल ही की तो बात है, जॉर्ज बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, जो हमारे हनुमान जी हैं, जब वह संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी के जीवन देने के लिए आ रहे थे, उस तस्वीर को ट्वीट किया है और उसका एग्जाम्पल, उसका एक प्रकार से मेटाफर इस प्रकार दिखाने का प्रयास किया है कि भारत से आने वाली जो वैक्सीन है वो हमारे लिए संजीवनी जैसी है। यह भी हमारी सॉफ्ट पावर है। आज हम लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे गरीब और कमज़ोर पड़ोसी देश, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे सेशेल्स हो या श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हमने इन्हें मुफ्त में 2 करोड़ से ज़्यादा डोजेज देने का निर्णय लिया है या फैसला लिया, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय सॉफ्ट
पावर का ये भी एक उदाहरण है। सॉफ्ट पावर की बात साथ साथ हम सॉफ्टवेयर में भी दुनिया में बहुत अच्छी दखल रखते हैं और वैक्सीन के निर्माण में दुनिया के 60% से ज़्यादा वैक्सीन का निर्माण भारत की भूमि पर भारतीय बायोटेक कंपनियों या विदेशी बायोटेक कंपनियों के सहयोग से भारत में निर्मित की जाती है। तो कोरोना की लड़ाई हमारे साथ बिना हमारे सहयोग से जीती ही नहीं जा सकती है। जहाँ एक देश पूरी दुनिया में कोरोना फैला करके अपनी छवि खराब करता है और साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसा मौका है कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से पूरी दुनिया में अपने भारत का इस प्रकार का एक और नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने लाएं कि हम पूरी दुनिया को वैक्सीनेट कर सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। और जिस प्रकार से पड़ोसी द्वारा फैलाए गए कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ के रख दिया, हम उससे दुनिया की जकड़न को छुड़वा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें वुहान के 1 साल बाद का वहाँ का जो परिदृश्य दिखाने का प्रयास किया गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों से जो बातें की जा रही थी BBC के संवाददाताओं द्वारा, आपको जान के ताज्जुब होगा कि चाइना की प्रोपेगेंडा मशीन कितना सक्रिय है, कितना दुष्प्रचार अपने नागरिकों में भी फैलाती है कि वहाँ के लोगों का मानना था कि कोरोना की वर्जिन जो है वुहान है ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि वुहान ही वह जन्मदाता शहर है जहाँ से कोरोना का जन्म हुआ है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये इटली, फ्रांस और अमेरिका द्वारा संपादित और उत्पन्न किया गया, जिससे पीड़ित चीन रहा है। तो वहाँ की प्रोपेगेंडा मशीनरी ऐसा काम करती है कि वो अपने नागरिकों को भी सच्चाई सामने नहीं आने देते हैं। और सच्चाई आने ही कैसे दे सकते हैं, पूरा प्रोपेगेंडा के आधार पर वहाँ का देश ही चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी की जो वहाँ सरकार है, उसका जो मूल है, उसका जड़ है, जो एक शब्द में आत्मा कही जाए, वो प्रोपेगेंडा ही है। आज जब विश्व में बात होती है, जो हमारे देश के आसपास के जो मुस्लिम बहुल्य देश हैं या फिर टर्की जैसे जो कि मुस्लिमों का खलीफा बनने का सपना देखते हैं, उनके पास भी यह साहस नहीं है कि उइगुर मुसलमानों के जीवन के बारे में, उनके मानवाधिकारों के बारे में बात कर सके। भारत दावे के साथ बात करता है कि उइगुर मुसलमानों को उनका फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, उनके मौलिक अधिकार संरक्षित, सुरक्षित और साथ ही साथ व्यवस्थित होने चाहिए। तो यह हमारी सॉफ्ट पावर है। बहुत से लोग समझते होंगे कि सॉफ्ट पावर कमजोरी की निशानी नहीं, सॉफ्ट पावर कमजोरी की निशानी नहीं है। हर देश का अपना एक चरित्र होता है, अपना एक सोच होती है, अपना एक विचारधारा होती है। ज़रूरत है कि हम अपनी उन्हीं विचारधाराओं को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी सोच को वही मजबूती दें, जिससे कि दुनिया में हमारी पहचान बन सके। जैसा कि बहुत सारे देशों में इस प्रकार के उदाहरण हैं। अमेरिका हमेशा एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है, जिसका उसे बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दुनिया भूटान में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, श्रीलंका में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में भी जो हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, वह भी हमारी सॉफ्ट पावर की एक मजबूत उदाहरण है। अभी कुछ दिन की बात है, बांग्लादेश को भारत से उसने जबकि ऑफर किया था चाइना ने कि मैं तुम्हें सबमरीन दूंगा, मैं तुम्हें पनडुब्बी दूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे चाइनीज पनडुब्बी लेना गंवारा नहीं है, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं भारत से लीज में पनडुब्बी लूँगा। यह भी एक उदाहरण है कि भारत, ये हमारी सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज दुनिया के अधिसंख्य देश भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो कि एक सकारात्मकता के साथ बात करता है, जो पर्यावरण की बात करता है, जो पृथ्वी की संरक्षण की बात करता है, जो मानव अधिकारों की बात करता है, और साथ ही साथ वह बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। एक बार फिर मैं आप लोगों को अंत में एक डाटा के साथ छोड़े जाता हूं कि अभी हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जबकि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया है। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स का मतलब यह है कि किस देश के पास कितनी क्षमता है हथियारों को की, तो उसमें भारत की चौथी रैंक है, 4th रैंक है। पहले पे अमेरिका USA है, दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर चाइना और चौथे पे भारत है। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया के 138 देशों में यदि हमारी 4थी रैंक है, तो ये भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम शक्ति के में भी संतुलन में पीछे नहीं हैं, साथ ही साथ हम सौम्यता के भी संतुलन में पीछे नहीं हैं।
हम दुनिया में निर्यात करेंगे ढेर सारी शांति, लोगों के अंदर सौहार्द, लेकिन हम पीछे भी नहीं रहेंगे अपनी शक्ति के साथ। ज़रूरत पड़ेगी तो मुकाबला भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ कि आप लोग अपने देश के बारे में जानते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अधिक से अधिक आपस में मिलजुल के रहने का प्रयास करिए। जाति, धर्म, मजहब की ये जो जंजीरें हैं इनको तोड़िए और एक भारत श्रेष्ठ भारत और एक नागरिक श्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी इस अनुरोध के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं कि आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सकारात्मकता के फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद, नमस्कार।